नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और आओ पीटी पास करो सीरीज के तहत आज जो हम देखेंगे इसमें जहांगीर और शाहजहां के बारे में देखेंगे। पीछे वाली क्लास में मैंने अकबर की धार्मिक, आर्थिक, राजपूत नीति, अकबर का साम्राज्य विस्तार, उसकी दक्षिणी, सारी चीजों की चर्चा मैंने एक वीडियो में कर दी है। तो अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा तो पीछे वाला वीडियो जरूर देखें। और आइए देखते हैं आज का क्लास। आगे बढ़ने से पहले ये टाइम टेबल तो आप लोग जान ही रहे होंगे। मंडे टू सैटरडे सुबह 9 बजे और शाम को 5 बजे डेली जो है आप लोगों की क्लासेज हो रही हैं, जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल है। तो आप लोग इस समय तो चैनल पे जरूर बने रहें, साथ ही साथ पीछे की भी तमाम जो क्लासेस पड़ी हुई हैं पेंडिंग है उसको भी देख लें। अगर इतना आप देख के जाएंगे तो विश्वास मानिए कि पीटी की परीक्षा में बहुत ही अच्छी स्थिति में रहने वाले हैं। तो नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी, ये इसका जहांगीर का क्या होता है, ये टाइटिल होता है। क्या टाइटिल होता है? नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी। और इसके बचपन का नाम सलीम रहता है। सलीम का जन्म 30 अगस्त 1569 ईस्वी को फतेहपुर सिकरी में स्थित शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में या खानकाह में हुआ था। और इनकी माता का क्या नाम था? तो जो जयपुर के राजा भारमल थे, इनकी जो पुत्री थी मरियम उज्जमानी या हरखाबाई, और इन्हें ही कहीं कहीं जोधाबाई भी कहा जाता है। हालांकि जोधाबाई जो है वो ऑफिशियली अगर देखा जाए तो सलीम की पत्नी रहती हैं। तो आप हरखाबाई ही जानिए। वो अकबर जोधा जो मूवी बन गई है तो वो थोड़ा सा उस समय नाम को भी लेकर के बहुत ज्यादा डिबेट था, और ये स्पष्ट उसी समय कर दिया गया था कि भाई जोधा जो है वो बेसिकली सलीम की पत्नी रहती हैं, और सलीम की माता का नाम हरखाबाई रहता है। सलीम का मुख्य शिक्षक कौन था? तो अब्दुल रहीम खान खाना थे। ये वही अब्दुल रहीम खान खाना है जो बैरम खां के पुत्र हैं। सलीम का पहला विवाह 1585 ईस्वी में आमेर के राजा भगवान दास की पुत्री और मान सिंह की बहन मानबाई से हुआ था, और इसी पत्नी से खुसरो का जो है वो जन्म हुआ था। फिर सलीम का जो दूसरा विवाह हुआ था तो उदय सिंह, मतलब मारवाड़ के शासक थे, इनकी पुत्री जगत गोसाई, और इन्हीं को क्या कहा जाता था? तो जोधाबाई कहा जाता था, के साथ हुआ था। और इसी से खुर्रम जो बाद में शाहजहां बनते हैं, तो खुर्रम का जन्म इनके गर्भ से हुआ था। मानबाई को सलीम ने शाह बेगम का पद प्रदान किया था, किंतु बाद में उसने सलीम की आदतों से जो है वो दुखी होकर के आत्महत्या कर ली थी। तो सलीम की आदतों से दुखी होकर के, मतलब सलीम थोड़ा सा अय्याश टाइप के थे और मदिरा का बहुत ज्यादा सेवन करते थे। इसी वजह से उनकी जो पहली पत्नी थी वो काफी दुखी रहती थी और उन्होंने आत्महत्या भी कर ली। कौन? जो खुसरो की माता रहती हैं। जहांगीर के तीसरे पुत्र परवेज का जन्म उसकी एक पत्नी साहिब ए जमाल से, और चौथे पुत्र शहरयार का जन्म किससे हुआ था? तो एक रखैल के गर्भ से हुआ था। तो ये जो महत्वपूर्ण इनके जो 4 पुत्र रहते हैं, तो इन्हीं 4 पुत्रों का जन्म किसके किसके हुआ था उसकी चर्चा हमने कर ली। और यहां से चूंकि प्रश्न पूछा गया है 1-2 बार, तो आप लोग इसको जानते रहिए। अकबर के 2 पुत्रों दानियाल और मुराद की मृत्यु पहले ही हो गई थी, मतलब अकबर के समय में ही ये दोनों डेथ कर गए थे। अतएव अकबर की मृत्यु के बाद 3 नवंबर 1605 ईस्वी को आगरा के किले में सलीम का राज्याभिषेक हुआ। उसने नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी अर्थात विश्व विजयी की उपाधि धारण की थी। तो चूंकि अकबर के जो 2 पुत्र थे दानियाल और मुराद, वो अकबर के शासनकाल में ही डेथ कर गए थे। ऐसे में स्वाभाविक उत्तराधिकारी कौन रहते हैं? तो सलीम रहते हैं, जो बाद में जहांगीर के नाम से शासक भी बनते हैं। हालांकि अकबर इनसे बहुत संतुष्ट नहीं रहता था, और उसकी तो एक समय ये भी मंशा थी कि क्यों न हम जो है खुसरो को बना दे अपना उत्तराधिकारी। लेकिन बाद में पिता पुत्र में कुछ सुलह होता है और इसे उत्तराधिकारी बनाया जाता है, और अकबर की मृत्यु के बाद ये 3 नवंबर 1605 को सत्तासीन होते हैं।
जहांगीर ने गद्दी पर बैठते ही आगरे के किले की शाह बुर्जी और यमुना के किनारे खड़े पत्थर के एक खंभे के बीच न्याय की प्रसिद्ध जंजीर लगवाई, जिसमें 60 घंटियां थी तथा 12 घोषणाएं प्रकाशित करवाई। तो मतलब जैसे ही ये शासक बनते हैं तो अपनी नीतियों के तहत पहली बात तो ये शो करते हैं कि भाई हम बहुत न्यायप्रिय हैं, और ऐसी स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति जो है वो घंटी बजा करके न्याय मांग सकता है। और दूसरी चीज, इन्होंने 12 घोषणाएं की, और 12 घोषणाएं वही की भाई मदिरा को लेकर के कि नहीं होंगे, जो बंदी थे उनको छोड़ दिया जाएगा, कर की व्यवस्था सुचारू रूप से की जाएगी, धार्मिक सहिष्णुता की नीति का पालन किया जाएगा। इसी तरीके से तमाम इनकी घोषणाएं रहती हैं। और जहांगीर की 12 घोषणाओं को आईने अकबरी कहा जाता है, सॉरी आईने जहांगीरी कहा जाता है। तो आईने जहांगीरी आपसे कभी भी पूछा जाए कि आईने जहांगीरी क्या है, तो ये कुछ और नहीं, वही जब शासक ये बनते हैं और उसी के समय ये जो 12 घोषणाएं करते हैं वही जो है आईने जहांगीरी है। जहांगीर को गद्दी पर बैठते ही सर्वप्रथम 1606 ईस्वी में खुसरो के विद्रोह का सामना करना पड़ा। तो खुसरो बगावती तेवर इसलिए अपना रहा था, एक समय तो यही लग रहा था कि अकबर जो है इसी को शासक नियुक्त कर देगा, ये योग्य भी था, पढ़ा लिखा भी था और उस तरीके से दुर्व्यसनों से भी दूर था, साथ ही साथ इसकी दरबार में भी स्वीकारोक्त थी और उस समय के जो प्रसिद्ध सिख गुरु होते हैं उनका भी इसे समर्थन प्राप्त था। और चूंकि इसकी माता का डेथ हो गया था और माता के पक्ष से भी इसे सहयोग मिल रहा था, तो ऐसे में इसकी जो महत्वाकांक्षा थी कि हम जो है बादशाह बने, तो वो मरी हुई नहीं थी और इसीलिए ये पहला विद्रोह यही करता है 1606 ईस्वी में। खुसरो को सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव का आशीर्वाद प्राप्त था, वही मैंने पीछे बताया, ये अर्जुन देव के भी बारे में जानिए। इसके अतिरिक्त उसे मान सिंह तथा खाने आजम का परोक्ष रूप से समर्थन प्राप्त था। तो अब इतने महत्वपूर्ण लोगों का समर्थन प्राप्त था, अकबर स्वयं एक समय चाह रहा था, तो ऐसे में ये विद्रोह करते हैं, हालांकि ये सफल नहीं होते हैं। और खुसरो को आशीर्वाद एवं आर्थिक सहायता देने के कारण जहांगीर ने उन पर किसे, तो अर्जुन देव पर राजद्रोह का आरोप लगाकर फांसी की सजा दे दी थी। और यहीं से आप देखेंगे मुगल और सिखों के बीच जो संबंध होते हैं वो खराब होने शुरू होते हैं। तो 5वें जो गुरु होते हैं अर्जुन देव, उनको फांसी की सजा दी गई। कारण क्या था कि इसने शहजादे खुसरो का सहयोग किया था, जो देशद्रोह की श्रेणी में आता है। और उनकी सारी संपत्ति भी जब्त कर ली गई थी, किस की, तो यही जो सिख गुरु थे 5वें अर्जुन देव। खुसरो और जहांगीर के बीच युद्ध जलांधर के निकट भेरावल नामक स्थान पर हुआ था, जिसमें खुसरो खा पराजित हुआ। जहांगीर ने उसे अंधा करवा दिया और 1622 ईस्वी में शाहजहां ने एक हत्यारे द्वारा उसकी हत्या करवा दी। देखिए क्या है ना कि ये जो खुसरो थे, ऐसा नहीं है भाई अब बगावत कर रहे थे तो फादर का ये दायित्व भी था कि भाई बगावत को दबाया जाए, लेकिन जहांगीर इसे मारना नहीं चाहता था। भाई बेटा था, प्रेम करता था और उस समय तो इसे अंधा करवाता है, लेकिन इसके इलाज का भी प्रयास करता है। और आप देखेंगे कि जो कुछ हिस्टोरियन से कहते हैं कि कुछ इसकी रोशनी आई भी थी, लेकिन चूंकि ये एक स्वाभाविक उत्तराधिकारी था और जहांगीर का जब स्वास्थ्य गिरने लगा तो खुर्रम मतलब जो शाहजहां होता है उसको ये लगा कि अगर खुदा न खास्ता जहांगीर के साथ कुछ दुर्घटना होती है तो ऐसी स्थिति में एक बार पुनः ये सत्ता का दावेदार हो जाएगा। तो धोखे से इसे ले जा करके खुर्रम ने गला दबा करके इसकी हत्या करवा दी थी। तो इस तरीके से जो शहजादा खुसरो था उसकी डेथ होती है। जहांगीर ने 1602 ईस्वी में अपने मित्र वीर सिंह बुंदेला द्वारा अबुल फजल की हत्या करवा दी और वीर सिंह को अपने शासनकाल में 3000 घुड़सवारों का मनसब प्रदान किया था। अब सोचिए अबुल फजल कितनी महत्वपूर्ण पर्सनालिटी होते हैं जो अकबर के नवरत्नों में शामिल होते हैं और आजीवन अकबर के विश्वास पात्र रहते हैं। लेकिन पिता पुत्र में सत्ता के संघर्ष में जो होता है, अदावत जो चलती है, उसमें बलि का बकरा ये बनाए जाते हैं। और जो अबुल फजल की हत्या किए थे वीर सिंह बुंदेला, तो इन्हें 3000 की मनसब भी प्रदान करता है कौन, जहांगीर, जब ये शासक बनता है।
अब थोड़ा सा आपने पृष्ठभूमि देख ली, जहांगीर का विवाह की चर्चा कर ली और कैसे शासक बने, फिर कुछ जो तत्कालिक विद्रोह हुए उनकी चर्चा हो गई। अब थोड़ा सा देखते हैं कि इन्होंने साम्राज्य विस्तार कितना किया था। तो जहांगीर ने 1608 ईस्वी में महावत खां तथा 1613 ईस्वी में खुर्रम के नेतृत्व में कई अभियान भेजे। फलस्वरूप 1615 ईस्वी में राणा अमर सिंह एवं मुगलों के बीच एक संधि होती है। तो आप देखेंगे कि भाई मेवाड़ जो होता है वो अभी भी मुगलों के प्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं आता है, तो इनका पूरा टारगेट रहता है किसी तरीके से उसको प्रत्यक्ष नियंत्रण में लाया जाए। ऐसे में अभियान तो भेजते हैं और अंततः अभियान सफल भी होता है। मेवाड़ के जो शासक होते हैं वो राणा अमर सिंह तथा मुगलों के बीच संधि होती है। 1615 ईस्वी में राणा और मुगल युद्ध तब तक के लिए समाप्त हो गया जब तक औरंगजेब की धर्मांध नीतियों के कारण राज सिंह को पुनः संघर्ष करने के लिए बाध्य होना पड़ा। तो मतलब आप देखेंगे कि जहांगीर के समय में जो राणा और मुगल के जो संबंध थे वो संधि के माध्यम से सौहार्दपूर्ण हो गए। और ये संबंध पुनः कब खराब होते हैं? तब खराब होते हैं कि जब औरंगजेब शासक होता है और जो उसकी नीति रहती है तो वो राजपूतों को अपना शत्रु बना लेता है। जो राजपूत अकबर के समय में उसके कमर की तलवार थे, वही राजपूत औरंगजेब के समय में उसकी गर्दन की तलवार बन जाते हैं। मतलब इस स्तर पर जो है वो वैमनस्यता प्रारंभ होती है। तो आप इसकी भी चर्चा करेंगे। देखिए, आगे बढ़ने से पहले ये संस्थान के द्वारा 2 बैच चलाए जा रहे हैं। एक तो हमारा आरओ का है, दूसरा मेंटरशिप बैच है मुख्य परीक्षा पीसीएस मेंस को लेकर के। ये दोनों बैच आपके लिए बेहद उपयोगी हैं। तो अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करें। यहाँ डेली आपको प्रश्न दिए जाते हैं, आप लिख करके दिखाते हैं, उनका मूल्यांकन होता है, जो भी कमी रहती है वो बताई जाती है। साथ ही साथ आपको डेली मॉडल आंसर भी दिए जाते हैं। और संस्थान का ये प्रयास है कि इस सीरीज के माध्यम से, चाहे वो आरओ वाली हो या पीसीएस की हो, तो आपके प्रत्येक टॉपिक से जो महत्वपूर्ण प्रश्न हो, पीवाईक्यू हो, सारा करा दिया जाए ताकि आप परीक्षा में बहुत सहज रहें। और यहाँ तो आपको 750 प्लस प्रश्न जो है वो कराए जाना तय है। तो सोचिए अगर इतना आप करके जाएंगे तो कितनी अच्छी स्थिति में परीक्षा में रहेंगे। तो आप लोग इससे जुड़िए, इसका लाभ उठाइए। तो राणा अमर सिंह और मुगलों के बीच संधि कब हुई थी? 1615 ईस्वी में। और इसकी शर्तें अगर आप देखेंगे तो राणा अमर सिंह ने मुगल आधिपत्य स्वीकार कर लिया, पहली चीज, क्योंकि भाई मुगलों का तो यही था ना कि हम आपको संप्रभु नहीं रहने देंगे, आप हमारी अधीनता में आइए, उसके बदले हम आपको कई रियायतें देंगे लेकिन स्वतंत्र नहीं रहने देंगे। तो वही होता है कि राणा अमर सिंह जो है मुगल की अधीनता स्वीकार करते हैं। राणा द्वारा स्वयं ने जाकर अपने पुत्र करण को मुगल दरबार में भेजना था। मतलब अब देखिए यहाँ क्या है कि सम्मान दिया जा रहा है कि भाई ठीक है राणा आप मत आइए, आपके पुत्र जो है आपके रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर मुगल दरबार में रहेंगे। जहांगीर ने मेवाड़ का समस्त भूक्षेत्र एवं चित्तौड़ का किला राणा को वापस कर दिया। सोचिए कि मतलब आपका भूभाग, आपका किला सब आपके पास रहेगा, किंतु शर्त यह थी कि आप केवल चित्तौड़ के जो किले है उसका सुदृढ़ीकरण नहीं कराएंगे। तो ये एक तरीके से आपके ऊपर प्रतिबंध भी लगाया गया था। और जहांगीर ने राणा अमर सिंह एवं उसके पुत्र करण सिंह की संगमरमर की 2 मूर्तियां बनवा करके आगरा में अपने राजमहल के उद्यान में रखवाया था। तो ये इनके सम्मान के तौर पे रखवाया था कि राणा अमर सिंह और राणा करण सिंह को। और आप देखेंगे कि राणा अमर सिंह इस संधि तो कर लेते हैं लेकिन बहुत ज्यादा जो है वो आत्मग्लानि से भर जाते हैं और पूरा शासन सत्ता अपने पुत्र को सौंप करके वो एक तरीके से विरक्त हो जाते हैं। जहांगीर ने मेवाड़ अभियान की सफलता पर खुश होकर के खुर्रम को 15,000 का मनसब प्रदान किया था और शाह खुर्रम की उपाधि दी थी। मतलब अभी जो है जो मेवाड़ के साथ 1615 में संधि हुआ तो उसका जो मेन सूत्रधार था वो शहजादा खुर्रम ही था। और इसी की उपलब्धि से खुश होकर के जहांगीर ने इसे शाह खुर्रम की उपाधि दी थी और 15,000 का मनसब प्रदान किया था। फिर आप देखते हैं जहांगीर की दक्षिण विजय। तो जहांगीर के समय में एक महत्वपूर्ण विजय कौन सा हुआ था? मेवाड़ का, कि मेवाड़ ने अधीनता स्वीकार करी थी। अकबर के समय में नहीं करी थी, वो स्वीकार करी थी जहांगीर के समय में। और उस समय मेवाड़ के शासक कौन रहते हैं? राणा अमर सिंह। मुगलों की दक्षिण विजय में सबसे बड़ी बाधा अहमदनगर की योग्य वजीर मलिक अंबर की उपस्थिति थी।
अहमदनगर दरबार में मलिक अंबर की तरह एक अन्य योग्य सेनापति कौन था? तो मलिक राजू था। तो ये दोनों बहुत ही योग्य कमांडर थे और ऐसे में अहमदनगर को जीतना बहुत ज्यादा टफ था। इसके पहले अकबर ने भी प्रयास किया था, लेकिन उसको उस तरीके की सफलता नहीं मिल पाई थी। और मलिक अंबर के बारे में जब हम विजयनगर पढ़ा रहे थे उस समय इसको हम डिटेल से पढ़ाए थे, तो यदि अभी तक आप लोगों ने वो वाला क्लास नहीं देखा वो देख लीजिए, ताकि और ज्यादा आप सहज रहें। तो जहांगीर ने अनेक अभियानों के बाद अंततः 1617 ईस्वी में खुर्रम को अहमदनगर के अभियान पर भेजा और स्वयं मांडू तक पहुंचा। मतलब खुर्रम आगे आगे जा रहा था, लेकिन उसकी सुरक्षा भाई उसको लगा कि ऐसा ना हो कि खुर्रम को कुछ समस्या आती है या ये अहमदनगर को विजित नहीं कर पाता, तो ऐसे में हम भी पीछे से सपोर्ट में रहेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, खुर्रम जो है वहां सफल अभियान करता है, किंतु बीजापुर के शासक की मध्यस्थता के कारण अहमदनगर और मुगलों में जो है संधि भी हो जाती है। कब होती है? तो 1617 में। जहांगीर ने संधि के फलस्वरूप खुर्रम को, चूंकि ये जो संधि होती है ये बहुत ही फेवरेबल होती है किसके? मुगलों के। तो और भले ही प्रत्यक्ष युद्ध के माध्यम से विजित न किया गया हो, लेकिन कहीं न कहीं अहमदनगर को जो है वो अपने प्रभाव में तो ला ही लिया गया था। और इसीलिए खुश होकर के जहांगीर ने अपने पुत्र खुर्रम को 30,000 का मनसब प्रदान किया था और शाहजहां की उपाधि दी गई थी। बहुत महत्वपूर्ण है कि जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि कब प्रदान की थी? तो मेवाड़ संधि के बाद नहीं की थी, वो किया था जब अहमदनगर के साथ संधि हुई थी। सारी बीजापुर के शासक इसमें मध्यस्थता भी करते हैं। उपाधि दी तथा बीजापुर के शासक, चूंकि बीजापुर के शासक ने इसमें मध्यस्थता कराई थी। शासक कौन होते हैं? अली आदिल शाह। तो इन्हें जहांगीर ने फरजंद कह करके पुकारा। मतलब फरजंद मतलब होता है पुत्र, तो इन्हें पुत्र की पदवी दिया था। किसे? आदिल शाह को, जो बीजापुर के शासक रहते हैं। क्यों दिया था? क्योंकि ये अहमदनगर और मुगलों के बीच जो संधि हुई थी इसके सबसे बड़े सूत्रधार यही थे। 1621 ईस्वी में जहांगीर ने अपना दक्षिण अभियान समाप्त कर दिया, क्योंकि 1623 ईस्वी में शाहजहां के विद्रोह और 1626 ईस्वी में महाबत खां के विद्रोह के कारण दक्षिण की ओर ध्यान देने का अवसर ही नहीं मिला। अब इसके बाद आप देखेंगे जहांगीर दक्षिण में और ज्यादा अभियान क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि 1623 में खुद शाहजहां विद्रोह कर देता है और इसी का एक कमांडर रहता है, किसका? जहांगीर का, महाबत खां। महत्वपूर्ण कमांडर रहता है और उसने भी विद्रोह कर दिया। और महाबत खां ने तो एक समय ऐसा आया कि जहांगीर और इनकी जो बेगम होती हैं नूरजहां, उनको तो कैद तक कर लिया था। मुगलों से युद्ध के दौरान मलिक अंबर ने गुरिल्ला युद्ध नीति अपनाई और उसने बड़ी संख्या में मराठों को सेना में भर्ती किया था। मुगलों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध मलिक अंबर से पहले मेवाड़ में राणा प्रताप, बुंदेलखंड के हिंदू राजाओं और अफगानिस्तान की कबायली जातियों ने भी अपनाया था। जहांगीर के शासनकाल में 1622 ईस्वी में फारस के शाह ने कंधार को मुगलों से छीन लिया। तो जो कंधार था वो किसके पास चला गया? फारस के शाह के पास चला गया। शाहजहां ने अपने दो पुत्रों दारा योम औरंगजेब को जो है जमानत के रूप में जहांगीर के दरबार में भेजा था। पीछे मैंने बताया नहीं कि 1623 में खुर्रम जो है विद्रोह करते हैं, और जब विद्रोह करते हैं तो शाही सेना के सामने टिक नहीं पाते, इनकी पराजय होती है। और जमानत के तौर पर ये अपने दो पुत्रों, एक तो दारा सिकोह होते हैं और औरंगजेब, इन्हें किसके पास रखा गया था? तो जहांगीर के पास। मतलब अपने पिता के पास अपने पुत्रों को जमानत के तौर पर रखा गया था। तो ये दोनों पर याद रखिएगा, दारा सिकोह और औरंगजेब। 28 अक्टूबर 1627 ईस्वी को जहांगीर की मृत्यु हो गई और उसे लाहौर के निकट शहादरा नामक स्थान पर रावी नदी के किनारे बसाया गया था। तो देखिए इनकी डेथ लाहौर में होती है और वहीं शहादरा में रावी नदी के किनारे इनकी आज भी मजार बनी हुई है। और मुगल बादशाहों में दो ऐसे शासक रहते हैं जिनकी कब्र जो है वो बाहर है। तो इसमें सबसे पहले तो वही रहता है बाबर, उसका काबुल में है, और इनका जो है वो लाहौर में है।
जहांगीर ने सूरदास को आश्रय दिया था और उसी के संरक्षण में सूरसागर की रचना हुई थी। तो ये भी जानते रहिएगा। जहांगीर का सबसे बड़ा गुण उसकी न्यायप्रियता थी तथा उसका सबसे बड़ा अवगुण क्या था, तो अत्यधिक शराब पीना। मतलब जहांगीर तो न्यायप्रिय शासक था, इसमें कोई संदेह नहीं है। वो खुद न्याय करता था और अपने दरबार में मैंने पीछे बताया है कि वो घंटियां लगाया होता, कोई भी जंजीर से घंटी बजा करके न्याय मांग सकता था। लेकिन ये सारे गुण उसके एक अवगुण पे भारी थे कि भाई अगर शासक आधा से ज्यादा समय में मदहोश रहेगा तो वो कुछ भी क्या बेहतर कर पाएगा, जब उसका दिल और दिमाग एक चित रहेगा ही नहीं। जहांगीर के शासनकाल में हॉकिंस 1608 से 12 ईस्वी कंपनी का प्रतिनिधि बनकर और सर टॉमस रो 1615-18 ईस्वी में सम्राट जेम्स का दूत बनकर आया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। हॉकिंस कंपनी का प्रतिनिधि बनता है, 1608 से 12 के बीच में आता है, और जो टॉमस रो होते हैं 15 से 18 के बीच में आते हैं, ये सम्राट जेम्स प्रथम के दूत होते हैं। और इन दोनों से मुलाकात होती है किसकी, जहांगीर की। पूछा गया प्रश्न है, कई बार पूछा है, इसका ध्यान रखना है। जहांगीर ने हॉकिंस को 400 का मनसब दिया और फिरंगी खां या इंग्लिश खां की उपाधि भी प्रदान की थी। तो अब थोड़ा सा नूरजहां गुट के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि आप लोग जानते होंगे, इतिहास में थोड़ी सी रुचि होगी। तो जहांगीर की ये पत्नी रहती हैं और शादी भी इनकी किसी तरीके से हुई थी और ये प्रेम विवाह था, और ये काफी प्रभावी रहती हैं क्योंकि ये बहुत सुंदर रहती हैं अपने समय में, और जहांगीर पूरी तरीके से इनके ऊपर आसक्त रहता है। मतलब शासक जहांगीर रहता है, लेकिन अगर वास्तविक शासक देखा जाए तो यही होती हैं। नूरजहां से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण घटना उसके द्वारा बनाया गया जुनता गुट था। और जुनता क्या था, तो जिसमें लीड वाली भूमिका में खुद नूरजहां थी, जिसमें नूरजहां के पिता एतमादुद्दौला, माता असमत बेगम, भाई आसफ खां और शहजादा खुर्रम, मतलब जो बाद में शाहजहां बनता था, ये सारे लोग जो है इस जुनता गुट के सदस्य थे और सत्ता पर वास्तविक नियंत्रण इन्हीं लोगों का था। नूरजहां के जन्म एवं प्रारंभिक जीवन के बारे में जानकारी मुअत्तमिद खां द्वारा लिखित इकबाल नामा ए जहांगीरी से मिलती है। तो इकबाल नामा ए जहांगीरी किसकी रचना है, तो मुअत्तमिद खान की है, और यहीं से नूरजहां के प्रारंभिक जीवन और बाद की चीजों की जानकारी मिलती है। इसके बचपन का नाम क्या था नूरजहां के, तो मेहरुन निसा था। ये मेहरुन निसा थी। इनकी शादी भी होती है शेर अफगन के साथ और इनसे एक बेटी भी पैदा होती है, लेकिन जहांगीर से इनकी कहीं मुलाकात होती है, जहांगीर इन पे आसक्त होते हैं और जहांगीर पे ये आरोप भी लगाया जाता है कि इनके जो हस्बैंड होते हैं उनकी हत्या भी करवा देते हैं षड्यंत्र करके, और इनसे विवाह कर लेते हैं नूरजहां से। नूरजहां के पिता गयास बेग, जिसे जहांगीर ने मादुद्दौला का उपाधि दी थी, एवं माता असमत बेगम फारस के रहने वाले थे, जो अकबर के काल में मुगल दरबार में आए थे। नूरजहां और जहांगीर का विवाह 1611 ईस्वी में हुआ। विवाह के फलस्वरूप उसे नूरजहां की उपाधि दी गई थी, क्योंकि नूरजहां की उपाधि 1611 में विवाह के बाद मिली थी। इसके पहले इनका नाम क्या था, मेहरुन्निसा था। नूरजहां के चरित्र की मुख्य विशेषता उसकी अपरिमित महत्वाकांक्षा थी। मतलब बहुत ही महत्वाकांक्षी लेडी थी, और इसकी महत्वाकांक्षा देख ही रहे होंगे कि जहांगीर के समय में ये पूरे साम्राज्य की सबसे पावरफुल व्यक्ति थी। नूरजहां जहांगीर के साथ झरोखा दर्शन देती थी। मतलब जो बादशाह झरोखा दर्शन के लिए आते थे उसमें नूरजहां भी साथ में होती थी। सिक्कों पर बादशाह के साथ उसका भी नाम अंकित होता था। इसके अतिरिक्त शाही आदेशों पर बादशाह के साथ उसके हस्ताक्षर भी होते थे। नूरजहां की मां असमत बेगम ने इत्र बनाने की विधि का जो है वो आविष्कार किया था। तो बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, आप लोग जानते ही होंगे। नूरजहां ने 2 लाख रुपए प्रतिवर्ष की पेंशन भोगी बनकर अपना अंतिम जीवन लाहौर में बिताया, और 1645 ईस्वी में जो है इसकी मृत्यु हो जाती है। क्योंकि जहांगीर जब डेथ करते हैं तो इनका प्रभाव समाप्त हो जाता है, और शाहजहां जब शासक बनते हैं तो इनके प्रति जो है वो आदर भाव रखता है और इनको सम्मानजनक व्यवस्था देता है। 2 लाख प्रतिवर्ष की पेंशन देता है, और इसी
पेंशन के भरोसे इन्होंने गुजर बसर किया। फाइनली डेथ कब होती है? 1645 ईस्वी में। तो इस तरीके से नूरजहां की चीजें खत्म हुई। अब आते हैं शाहजहां। समय क्या है? 1627 से 1658 ईस्वी तक के शासक होते हैं। अबुल मुजफ्फर सिहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां साहिबे किराने सानी बादशाह शाहजहां गाजी। तो ये इतनी बड़ी उपाधि है, आप लोग एक बार देख लीजिए कि ये उपाधि किसकी है। तो ये शाहजहां की है। शाहजहां का जन्म लाहौर में 5 जनवरी 1592 ईस्वी में मारवाड़ के मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गुसाई के साथ हुआ था। मैंने पीछे ही बताया है जहांगीर पढ़ाते समय। शाहजहां का विवाह 1612 ईस्वी में आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ था, जो बाद में इतिहास में मुमताज महल या मलिका ए जमानी के नाम से विख्यात हुई। तो मुमताज महल का नाम क्या था? तो अर्जुमंद बानो बेगम। और ये किसकी पुत्री थी? तो ये आसफ खां की पुत्री थी। और आसफ खां कौन थे? जल्दी से कमेंट करके बताएं, अभी मैंने पीछे ही बताया है। ये किसी गुट के सदस्य थे। जल्दी से आप लोग कमेंट करें कि आसफ खां कौन थे। शाहजहां ने मुमताज महल से उत्पन्न 14 संतानों में से केवल 4 पुत्र और 3 पुत्रियां ही जीवित रही। तो जो शाहजहां के जो मुमताज महल जो इनकी पत्नी थी शाहजहां की, तो इनसे 14 बच्चे उत्पन्न हुए थे। और ये प्रसव पीड़ा में ही मतलब इनकी डेथ भी हुई थी मुमताज महल की, जिनके याद में शाहजहां ने विश्व प्रसिद्ध ताजमहल का निर्माण किया था। मतलब अपनी पत्नी से इतना प्रेम करते थे कि हमेशा बेचारी वो प्रेग्नेंट ही रहती थी। और 14 संतानों मतलब 14वीं संतान को मतलब प्रसव के दौरान उनकी डेथ हो जाती है। तो अगर 14 संतानों में लेकिन जीवित कितने रहते हैं? 4 पुत्र और 3 पुत्रियां जीवित रहते हैं। शाहजहां का जो अंतिम 8 वर्ष आगरा के किले के शाहबुर्ज में एक बंदी की तरह व्यतीत हुआ। इस समय उसकी बड़ी पुत्री जहां आरा के साथ मतलब जहां आरा ने उसकी बहुत सेवा करी थी। तो आप देखेंगे कि अंतिम समय में औरंगजेब ने इन्हें कैद में डाल देता है और 8 वर्षों तक ये कैद में रहते हैं। ऐसे में इनकी जो बड़ी बेटी रहती जहां आरा, इनका बहुत ज्यादा सेवा शुश्रूषा करती है। जहांगीर की मृत्यु 1666 ईस्वी में हुई और उसे भी ताजमहल में उसकी पत्नी की कब्र के निकट साधारण नौकरों द्वारा दफना दिया गया था। देखिए शासक ये रहते हैं 1658 ईस्वी तक ही रहते हैं, 8 साल इसके बाद भी जीते हैं, लेकिन इस शासक नहीं रहते। शासक उस समय फिर कौन हो जाता है? औरंगजेब हो जाता है। और उसकी तो कहानी अभी आगे आएगी भी कि भाई जो शाहजहां रहते हैं इनका झुकाव रहता है अपने बड़े पुत्र और योग्य पुत्र दारा शिकोह के प्रति। लेकिन उत्तराधिकार के युद्ध में दारा शिकोह की पराजय होती है और औरंगजेब जो है सत्तासीन होते हैं। तो जैसे ही वो सत्तासीन होता है सबसे पहला काम करता है अपने फादर को ही कैद में डालता है और कैद में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। तो अगर शाहजहां के समय में विद्रोह देखेंगे तो शाहजहां के शासनकाल का पहला विद्रोह 1628 ईस्वी में बुंदेला नायक जुझार सिंह का था। तो सबसे पहला विद्रोह का सामना इन्हें करना पड़ा। शाहजहां के शासनकाल का दूसरा विद्रोह उसे योग्य एवं सम्मानित अफगान जो सेनापति था खाने जहां लोदी ने किया था। दूसरा, हालांकि इन दोनों को भी दबाने में सफल होता है। मुगल बादशाहों ने पुर्तगालियों को नमक के व्यापार का एकाधिकार दे दिया था, किंतु पुर्तगालियों की उद्दंडता के कारण शाहजहां ने 1632 ईस्वी में उसके व्यापारिक केंद्र हुगली को घेर लिया और उस पर अधिकार कर लिया। तो पुर्तगालियों से भी इनकी टकराहट होती है और जो पुर्तगालियों का महत्वपूर्ण केंद्र हुगली होता है उस पे भी नियंत्रण स्थापित करता है। ऊपर की जो 2 विद्रोह हैं इनको तो ये दबाने में सफल ही होता है। शाहजहां के शासनकाल के चौथे एवं 5वें वर्ष दक्कन और गुजरात में एक भीषण दुर्भिक्ष पड़ा था। बहुत महत्वपूर्ण है वर्ष कौन सा? चौथे एवं 5वें। दक्कन और गुजरात में एक भीषण अकाल पड़ा था जिसकी वजह से दक्कन और गुजरात जो है एक तरीके से वीरान हो गए थे। और इसकी भयंकरता का वर्णन अंग्रेज व्यापारी किसने किया था? तो पीटर मुंडी ने किया था। और यही पीटर मुंडी के बारे में प्रश्न आपसे जब भी पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा कि भाई कौन सा वो व्यक्ति था या कौन सा जो यूरोपीय था कि जिसने शाहजहां के समय में दक्कन और गुजरात में पड़े दुर्भिक्ष का आंखों देखा वर्णन किया है।
फिर साम्राज्य विस्तार में अगर आप देखेंगे तो दक्षिण भारत में शाहजहां ने दक्षिण भारत में सर्वप्रथम अहमदनगर पर आक्रमण किया और 1633 ईस्वी में उसे जीतकर मुगल साम्राज्य में मिला लिया। अंतिम निजाम शाही सुल्तान हुसैन शाह को ग्वालियर के किले में कैद कर दिया। तो ये हुसैन शाह से भी प्रश्न आया है। तो अंतिम निजाम शाही सुल्तान कौन थे? हुसैन शाह थे। अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाने के बाद शाहजहां ने गोलकुंडा पर दबाव डाला। गोलकुंडा के अल्पायु शासक कुतुब शाह ने भयभीत होकर 1636 ईस्वी में मुगलों से जो है वो संधि कर लिया। शाहजहां के समय में कांधार अंतिम रूप से मुगलों के अधिकार से छिन गया। तो मतलब कुछ समय के लिए पुनः जो है कांधार इन्हें मिला था, लेकिन फाइनली अंतिम रूप से कांधार मुगलों के हाथ से शाहजहां के समय में गया और फिर वो कभी भी मुगल साम्राज्य का हिस्सा नहीं बन पाया। और उत्तराधिकार का अब युद्ध देख लेते हैं। तो उत्तराधिकार के युद्ध में होता क्या? सबसे पहला तो 6 सितंबर 1657 ईस्वी में शाहजहां के बीमार पड़ते ही उसके पुत्रों के बीच उत्तराधिकार के लिए भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। तो इसके जो पुत्र थे, दारा शिकोह थे, शाह शुजा था, फिर औरंगजेब था। इन लोगों के बीच मतलब लगा कि भाई शासक जो है बीमार हैं और अब वो जल्दी ही उनकी डेथ हो जाएगी। तो ऐसे में ये सब जहां जहां रहते हैं अपनी स्वतंत्रता घोषित कर देते हैं और अपने आप को सुल्तान घोषित कर देते हैं। हालांकि इसमें एक चालाकी औरंगजेब के द्वारा की गई कि वो तुरंत अपने आप को सुल्तान घोषित नहीं करता है। युद्ध प्रारंभ हो गया जिसमें उसकी पुत्रियों ने भी किसी न किसी युद्धरत शहजादों का पक्ष लिया था। यहां देखेंगे कि जो शाहजहां के 4 पुत्र थे, 3 पुत्रियां थी। तो ये जो पुत्रियां भी थी एक एक शहजादे के पक्ष में थी कि वो सोचते थे भाई हमारा जो भाई है, ये एक होता नहीं है तो सगे माँ बाप के लड़के, लेकिन किसी भाई बहन का ज्यादा पट रहा था तो बहन चाह रही थी कि ये हमारा जो भाई है जिससे हमारे अच्छे संबंध है ये शासक बन जाए। तो उत्तराधिकार के युद्ध के समय शाह शुजा कहाँ था? बंगाल में था। मुराद जो थे वो गुजरात में थे और औरंगजेब दक्षिण में थे। तो वहीं अगर आप दारा शिकोह को देखेंगे तो दारा शिकोह जो है वो कहाँ रहते हैं? तो वो आगरे में रहते हैं। किसके पास रहते हैं? तो अपने फादर के पास रहते हैं, शाहजहां के पास। सर्वप्रथम शाह शुजा ने बंगाल में तथा मुराद ने गुजरात में अपने आप को स्वतंत्र बादशाह घोषित कर दिया, क्योंकि इनको लगा कि भाई हमारे जो फादर हैं और मुगल बादशाह वो बहुत बीमार हैं। तो ऐसी स्थिति में जो जितने जल्दी बादशाह घोषित कर लेगा वही हिंदुस्तान का शासक बन जाएगा। तो ये जहां जहां शासक होते हैं वहां अपनी अधीनता जो है अपनी जो संप्रभुता है घोषित कर देते हैं कि हम जो संप्रभु हैं और हम ही वास्तविक शासक हैं। किंतु औरंगजेब ने कूटनीतिक कारणों से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा नहीं करता है। उत्तराधिकार के युद्ध की शुरुआत शाह शुजा और शाही सेना के बीच हुई। तो सबसे पहले जो शाही सेना थी, मतलब जो शासक की सेना थी, मतलब जो शाहजहां की सेना थी, तो शाहजहां की सेना और उसके पुत्र शाह शुजा के बीच सबसे पहला युद्ध होता है उत्तराधिकार का। और इसमें आप देखेंगे तो सुलेमान शिकोह जो दारा शिकोह का बेटा रहता है एवं जय सिंह के नेतृत्व में शाही सेना आती है और ये बनारस से 5 किलोमीटर दूर बहादुरपुर के युद्ध में जो है शुजा की निर्णायक हार होती है और ये भाग करके कहाँ चला जाता है? पूर्व में चला जाता है। तो पहला युद्ध तो ये हुआ। अब दूसरा युद्ध देखेंगे कि उज्जैन से 14 मील दूर धर्मत नामक स्थान पर औरंगजेब और मुराद बख्श की सम्मिलित सेना का जसवंत सिंह और कासिम खां के नेतृत्व में शाही सेना से मुकाबला होता है। तो अब जो दूसरा युद्ध होता है इसमें पार्टी कौन रहते हैं? एक तो शाही सेना रहती है और दूसरा औरंगजेब रहते हैं और जो दूसरा पुत्र रहता है मुराद बख्श। ये दोनों की सम्मिलित सेना शाही सेना से लड़ती है। शाही सेना के कमांडर कौन होते हैं? तो जसवंत सिंह और कासिम खां। लेकिन इसमें होता क्या है कि शाही सेना की पराजय हो जाती है। शाही सेना का औरंगजेब और मुराद की सम्मिलित सेना के निर्णायक मुकाबला जो है 29 मई 1658 ईस्वी को सामूगढ़ के नामक स्थान पर हुआ था। तो धर्मत के बाद फिर होता है सामूगढ़ में और ये बहुत ही निर्णायक युद्ध होता है पुनः किसके बीच? तो शाही सेना का औरंगजेब और मुराद की सेना के बीच पुनः युद्ध होता है। यही जो लोग लड़ते हैं और इसमें क्या है कि इस युद्ध ने दारा शिकोह तथा भारत के भाग्य का निर्णय कर दिया। सामूगढ़ का युद्ध सबसे निर्णायक युद्ध था। इस युद्ध में विजयोपरांत सर्वप्रथम आगरा में औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक किया था। तो सामूगढ़ का जो युद्ध हुआ था, देखिए धर्मत के युद्ध में भी औरंगजेब और मुराद की सम्मिलित सेना विजयी रही थी, लेकिन अभी तक औरंगजेब ने अपने आप को बादशाह घोषित नहीं किया था। लेकिन जब सामूगढ़ का जो युद्ध हुआ जिसमें शाही सेना निर्णायक रूप से पराजित हुई
तो ये अपने आप को बादशाह घोषित करता है आगरा में। और औरंगजेब और शुजा के बीच जो युद्ध होता है वो 5 जनवरी 1659 ईस्वी को इलाहाबाद के निकट खंजुआ नामक स्थान पर होता है, जिसमें शुजा परास्त होकर अराकान भाग गया और यहीं उसकी मृत्यु हो गई। तो शुजा जो एक बेटा और था, अभी देखिए मुराद तो इसके साथ ही था, शुजा को जो है ये हराता है और शुजा फिर अराकान भाग जाता है और वहीं उसकी मृत्यु हो जाती। मतलब शुजा की चुनौती समाप्त, दारा शिकोह की चुनौती समाप्त, और मुराद को भी ये कूटनीतिक तरीके से निपटा देता है। मतलब एक छत्र जो है अब इसके हाथ में सत्ता आ जाती है। औरंगजेब और दारा के बीच अंतिम लड़ाई कहाँ होती है? तो देवराई का युद्ध होता है। और देखिए इन युद्धों का क्रम पूछा गया, तो अभी हम आपका रिवीजन भी करा देंगे। तो देवराई का युद्ध कब होता है? अप्रैल 1659 ईस्वी में अजमेर के निकट देवराई की घाटी में हुआ, जिसमें दारा जो है अंतिम रूप से पराजित होता है और फिर इसको कैद किया जाता है। न्यायाधीशों ने जो है इस पे अभियोग लगाकर इसे मृत्युदंड की सजा मिलती है और इसे फांसी पर लटका दिया जाता है। दारा को मृत्युदंड न्यायाधीशों के एक कोर्ट द्वारा दिया गया। दारा के शव को दिल्ली की सड़कों पर घुमाया गया और अंत में लाकर उसे हुमायूं के मकबरे में दफना दिया गया। तो जो दिल्ली में हुमायूं का मकबरा है वहीं दारा शिकोह को जो है वो दफनाया गया। तो देवराई के युद्ध में फाइनली आप देखेंगे मतलब पूरी तरीके से औरंगजेब सत्तासीन होता है। हालांकि शासक तो अपने आप को सामूगढ़ के युद्ध के बाद ही घोषित कर देता है। बर्नियर दारा के साथ हुए इस अपमानजनक व्यवहार का चश्मदीद गवाह था। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उसने लिखा है कि विशाल भीड़ एकत्र थी, सर्वत्र मैंने लोगों को रोते बिलखते तथा दारा के भाग्य पर शोक प्रकट करते हुए देखा। तो ये स्टेटमेंट किसका है? बर्नियर का है। और किसके लिए कर रहा है? तो दारा की जब डेथ होती है तो एक जुलूस निकाला जाता है उसके शव को, और बहुत ही मतलब शव के साथ भी बहुत अमानवीय व्यवहार होता है। तो वही जो है वो बर्नियर कह रहा है। अब उत्तराधिकार का ये जो युद्ध है तो इससे कई बार प्रश्न आए, तो आप लोग थोड़ा संक्षेप में देख लें। तो सबसे पहले होता है बहादुरपुर का युद्ध, पीछे तो आप लिंक कर पा रहे होंगे। कब होता है? 14 फरवरी 1658। फिर धर्मत का युद्ध होता है अप्रैल 58। सामूगढ़ का होता है मई 58। खजुआ का होता है जनवरी 59 और देवराई का युद्ध होता है 1659। तो एकदम स्क्रीनशॉट ले लें, कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो चलिए आज का जो था, अच्छा अभी और एक स्लाइड इसको भी देख लीजिए आप। तो शाहजहां ने 1636-37 ईस्वी में सिजदा और पायबोस प्रथा को समाप्त कर दिया तथा उसके स्थान पर चाहर तस्लीम की प्रथा शुरू करवाई थी। तो सिजदा और पायबोस की प्रथा को समाप्त किसने किया था? जो अकबर के द्वारा चलाया गया था, तो वो समाप्त किया गया शाहजहां के द्वारा। और चाहर तस्लीम और पगड़ी में बादशाह की फोटो तस्वीर रखने की प्रथा आरंभ किया था किसने? शाहजहां ने। शाहजहां ने इलाही सम्मत के स्थान पर हिजरी सम्मत चलाया। हिंदुओं को मुसलमान गुलाम रखने से मना कर दिया। हिंदुओं पर तीर्थ यात्रा कर लगाया। यद्यप कुछ समय बाद मतलब ये हटा भी लिया था। उसने गो हत्या निषेध संबंधी अकबर और जहांगीर के आदेश को समाप्त कर दिया। तो जो अकबर और जहांगीर के समय में गौ हत्या पे पाबंदी थी, तो उस आदेश को किसने समाप्त किया था? तो शाहजहां ने किया था। हिंदुओं पर तीर्थ यात्रा कर पुनः लगा दिया, किंतु काशी के कविंद्राचार्य के अनुरोध पर काशी से तीर्थ यात्रा कर हटा दिया था। तो आप इसको जानिए, कविंद्राचार्य जो है इन्हीं के कहने पर काशी से जो तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति हुई थी, तो वो शाहजहां के द्वारा किया गया था और कविंद्राचार्य के कहने पे किया गया था। गंगा लहरी और रस गंगाधर के लेखक पंडित जगन्नाथ इसके राज कवि थे। किसके? तो शाहजहां के। इसके अतिरिक्त चिंतामणि, कविंद्राचार्य और सुंदर दास आदि अनेक हिंदू लेखक भी उसके दरबार में रहते थे। मनुची तथा बर्नियर दोनों ने शाहजहां के निष्पक्ष न्याय की प्रशंसा की है। तो मनुची और बर्नियर होते तो ये शाहजहां के निष्पक्ष न्याय की प्रशंसा करते। हालांकि इसमें जो है अकबर और जहांगीर जितनी तार्किकता नहीं थी या उतना उदार ये नहीं था। और आप देख ही रहे होंगे किस तरीके से इसकी चीजें रही हैं। शाहजहां ने न्याय के लिए बुधवार का दिन निश्चित किया था और कलीम को राज कवि का दर्जा दिया था। तो कलीम जो है इसके राज कवि थे।
देखिए एक पंडित जगन्नाथ, देखिए राज कवि तो कई हो सकते हैं, तो इसमें कलीम भी थे, पंडित जगन्नाथ भी थे, और कभी भी आएगा तो ये दोनों एक साथ नहीं आएंगे। तो इसलिए आप जो है ये मत सोचिएगा सर यहाँ भी एक बताया यहाँ भी। तो कलीम, जनरली कलीम से प्रश्न पूछा गया है कि शाहजहां का राज कवि कौन था, तो कलीम थे। हालांकि ये भी जानते रहिए कि रस गंगा लहरी और रस गंगाधर के जो लेखक पंडित जगन्नाथ रहते हैं, ये भी इसके राज कवि थे, मतलब इसके शासन में ही रहते थे। थोड़ा सा दारा सिकोह को देख लेते हैं, कई बार प्रश्न यहां से भी बनते हैं। तो दारा सिकोह का जन्म 1615 ईस्वी को शाहजहां की प्रिय पत्नी मुमताज महल के गर्भ से हुआ था। दारा सूफियों की कादरी परंपरा से बहुत प्रभावित था, और जब हम सूफी पढ़ा रहे थे तो उसमें जब कादरिया सिलसिले को पढ़ाए थे तो उसमें हमने इस चीज को बताया था। कादरी सिलसिले के प्रसिद्ध संत मुल्ला शाह उसके आध्यात्मिक गुरु थे। लेनपूल ने दारा को लघु अकबर कहा है। तो दारा को लघु अकबर किसने कहा है? लेनपूल ने कहा है। शाहजहां ने दारा को शाह बुलंद इकबाल की उपाधि से विभूषित किया था। तो शाह बुलंद इकबाल की उपाधि किसकी है? दारा सिकोह की है। और दारा सिकोह की उपाधि किसने दिया था? तो वो शाहजहां ने दिया था, मतलब इनके फादर ने। अगर थोड़ा सा रचनाओं के बारे में देख लेते हैं, दारा सिकोह ने स्वयं अपनी देखरेख में संस्कृत ग्रंथ भगवत गीता और योग वशिष्ठ का फारसी में अनुवाद कराया था। दारा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य वेदों का संकलन है, जिसने वेदों को ईश्वरीय कृति माना है, बहुत महत्वपूर्ण है। दारा सिकोह ने एक मौलिक पुस्तक मज्म उल बहरीन, मतलब मज्म उल बहरीन का जो शाब्दिक अर्थ है कि दो समुद्रों का संगम, की रचना की, जिसमें हिंदू और इस्लाम धर्म को एक ही ईश्वर की प्राप्ति के दो मार्ग बताए गए हैं। तो इसीलिए इसकी जो उदारता है, तो कुछ इतिहासकारों का ये कहना है कि अगर उत्तराधिकार के युद्ध में दारा सिकोह विजयी रहता और वो शासक होता तो भारत की जो तस्वीर है कुछ और अच्छी होती और बेहतर होती, और जो हिंदू और मुस्लिम धर्म में इतनी जो टकराहट थी वो काफी हद तक उसको जो है समाप्त कर लिया जाता, या एक सौहार्दपूर्ण समाज की स्थापना कर ली जाती। लेकिन उसके बाद आता कौन है? इसके जस्ट उलट, मतलब एक नॉर्थ पोल पे है तो दूसरा साउथ पोल पे, एक अति उदार है तो एक अति कट्टर है। दारा ने स्वयं तथा काशी के कुछ संस्कृत के पंडितों की सहायता से 52 उपनिषदों का सिर-ए-अकबर नाम से फारसी में अनुवाद किया था। तो जो 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद था वो किस नाम से था? सिर-ए-अकबर के नाम से था। तो चलिए आज का जो सेशन था वो यहीं तक था, और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक था। इसमें हमने जहांगीर को देखा, शाहजहां को देखा, और शाहजहां के साथ साथ जो है वो हमने थोड़ा सा दारा सिकोह को भी देखा। तो अब जो अगला टॉपिक आएगा, आप लोग गेस कर ही पा रहे होंगे कि अब औरंगजेब आएंगे। तो चलिए कल के टॉपिक में औरंगजेब के वो देखेंगे। ये तो मैंने बता ही दिया है, तो अभी तक आप लोगों ने इसको ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करें। ये हमारे कुछ लिंक्स हैं। तो सबसे पहले टेलीग्राम है, साथ ही साथ 2 लिंक हमारे और भी हैं यूट्यूब के। एक तो समृद्धि ऐसा जिससे अभी हम आप रूबरू हो रहे हैं, और दूसरा संदीप मिश्रा ऑफिशियल। तो ये दोनों चैनल आपके लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो ये तीनों लिंक यदि अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करें, लाइक करें, कमेंट करें। वीडियो अच्छा लग रहा तो कमेंट भी जरूर करें, और इसे शेयर भी करें। और सबसे अंतिम में यदि आप हमसे बात करना चाहते हैं या हमारे किसी बैच से जुड़ना चाहते हैं तो 7303307507 पे संपर्क कर सकते हैं। तो ठीक है, चलिए पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।